नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। दिल्ली के रामलीला मैदान से आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं जो देश भर से आए थे उनको संदेश दिया और कहीं ना कहीं बिगुल जो है 2019 के आम चुनाव का फूंक दिया है, लोकसभा चुनाव का। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी है। इन पर डबल जिम्मेदारी है, एक तो बिहार की, दूसरा झारखंड की। तो हम इनसे बात करेंगे कि कैसे बिहार में ये महागठबंधन को पटखनी देंगे और झारखंड में कैसे विजय होंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस अधिवेशन से, जो 2 दिवसीय अधिवेशन था, इससे क्या मंत्र लेकर जाएंगे आप और कैसे? आप पर डबल जिम्मेदारी है, एक झारखंड की और बिहार, चूंकि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं आप, स्वास्थ्य मंत्री हैं, सरकार में प्रतिनिधित्व है आपका, तो कैसे जिताएंगे बिहार में एनडीए को और झारखंड में भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों को? देखिए, आज जो देश में चुनावी परिदृश्य है वो बहुत साफ है। एक तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, एनडीए है, जिसका नेतृत्व करने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, एक मजबूत प्रधानमंत्री, निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री, देश और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री, आज़ादी के बाद किसी एक कार्यकाल में देश को सर्वाधिक विकास की ओर ले जाने वाला प्रधानमंत्री। दूसरी तरफ जो गठबंधन है या जो गठबंधन बनाने का प्रयास लोग कर रहे हैं वो अस्पष्ट है, अस्पष्टता नहीं है उस गठबंधन में कौन लोग रहेंगे, किस दल के लोग रहेंगे, उनका नेतृत्व कौन करेगा। माया दीदी करेंगी कि ममता दीदी करेंगी नहीं मालूम, राहुल बाबू करेंगे कि चंद्र बाबू करेंगे नहीं मालूम। और जिस भी दिन निर्णय हो जाएगा नेतृत्व का, उस दिन ये गठबंधन नहीं रह सकता है। तो दृश्य बड़ा साफ है। एक तरफ एक मजबूत देश को नेतृत्व देने वाली गठबंधन और सरकार है, नेता है, नेतृत्व है। दूसरी तरफ देश को कमजोर करने वाले, देश के अंदर भ्रष्टाचार का पर्याय बनने वाले, देश को लूटने वाले लोग और नेतृत्व विहीन लोग हैं। स्वाभाविक है कि जब इस प्रकार का दृश्य है इस युद्ध का, तो जीत जो होती है हमेशा वो नेतृत्व करने वाले की होती है, मजबूत इरादों वालों की होती है, ईमानदार की होती है, निर्णय करने वाले की होती है और देश को आगे बढ़ाने वाले लोगों का और संगठन का जीत होता है। उन लोगों का पराजय बड़ा साफ है। और बिन दूल्हे की बारात कैसी होगी, दूल्हा भी नहीं मालूम, उनके दूल्हा कौन होंगे जिस नेतृत्व की बात मैं कर रहा हूँ। तो बिना दूल्हे का बारात का जो हालत होता है वही हालत इस गठबंधन का होने वाला है। और पिछले 4.5 वर्षों में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने देश के गरीब लोगों की सेवा की है, मजदूर की सेवा की है, किसान की सेवा की है, नौजवान की सेवा की है, देश के विकास को एक नया रफ्तार दिया है, देश की सड़कों को एक रफ्तार दिया है, उन घरों तक बिजली पहुंचा दी जहां लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अगले 10-20 साल में भी बिजली आएगा कि नहीं आएगा। आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। जिन लोगों के सिर पे छत नहीं थे उन लोगों को छत देने का काम किया। जो किसान अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकारों के सामने प्रदर्शन किया करते थे, उन किसानों के दाम को लागत के 1.5 गुना उसका एमएसपी घोषित किया इस सरकार ने। 2022 तक उनकी आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य के साथ जो सरकार काम कर रही हो। तो कुल मिला के समाज के सभी क्षेत्रों के लिए, सभी वर्गों के लिए जिस प्रकार से इस सरकार ने काम किया है, वह काम जनता के आशीर्वाद देने का कारण बनेगा और जनता आशीर्वाद देगी ऐसी सरकार को, ऐसी नेतृत्व को। इसलिए बिहार हो या झारखंड हो या देश का कोई अन्य राज्य हो, सभी जगहों पर आज से ही नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का जादू सिर चढ़ के बोल रहा है। और
यही कारण है कि जो दल के लोग एक दूसरे को गालियां दिया करते थे, एक दूसरे के खिलाफ किसी भी हद तक चले जाते थे, आज गलबहियां करके घूम रहे हैं, एक दूसरे के गले में गले लग रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में दो दल के लोगों ने एक दूसरे का गला लगा लिया। तो कितनी बड़ी चुनौती होगी ये? नहीं, कोई चुनौती, जो एक दूसरे का गला काटते रहते थे। क्या क्या नहीं हुआ था मायावती जी के साथ उत्तर प्रदेश के सदन के अंदर, सड़कों पर क्या नहीं होता, क्या उत्तर प्रदेश की जनता भूल गई? और ये लोग जो गलबहियां कर रहे हैं, ये जनता जान रही है कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले लोग, जिनकी वैचारिक लड़ाई भी रही है, जिन पार्टियों ने कांग्रेस के विरुद्ध ही राजनीति शुरू की अपने अपने राज्यों में, वैसे सारे लोग आज नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए कि एक ईमानदार आदमी इस देश का नेतृत्व नहीं करे, इसलिए कि ये सारे चोर भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं कि इनके भ्रष्टाचारियों का राज इस देश के अंदर जैसे पहले चलता था वैसा चलता रहे। देश की जनता भ्रष्टाचारियों के हाथ में देश को नहीं जाने देगी। इस देश की जनता ने चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल को देखा है, चंद्रशेखर जी के कार्यकाल को देखा है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के कार्यकाल को देखा है, इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकाल को देखा है, देवगौड़ा जी के कार्यकाल को देखा है। और ये सारे कार्यकाल ऐसे थे, उस वक्त के प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों को कांग्रेस ने धोखा देने का काम किया था, और ऐसी सरकारों के कारण देश कमजोर हुई थी, देश को आर्थिक नुकसान हुआ था, देश के विकास का रफ्तार रुक गया था। तो ये सारे जो प्रयोग की बात हो रही है, वो सारे प्रयोग एक बार नहीं कई बार इस देश में हो चुके हैं और वो हमेशा फेल हुआ है। तो देश की जनता राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं इन लोगों को, अब ना तो नौटंकी करने का कोई अवसर देगी, ना प्रयोग करने का अवसर देगी। इसलिए बहुत साफ है कि देश की जनता का आशीर्वाद फिर से नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का पिछले सरकार से भी अधिक समर्थन के साथ, अधिक सांसद के साथ सरकार हमारी बनेगी। सवर्ण आरक्षण बिल आपकी सरकार लाई, लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, कुछ मिनटों पहले राष्ट्रपति ने भी उसको मंजूरी दे दी है। विपक्ष आरोप लगा रही है कि चुनावी फायदे के लिए आपने ये बिल लाया है और इससे आप कहीं ना कहीं सिर्फ आपको गरीब सवर्णों को फायदा पहुंचाने का मकसद नहीं है, आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये इस पर हमारी प्रतिक्रिया नहीं होगी। हमारी प्रतिक्रिया ये बहुत साफ है कि हम इस देश की हित में निर्णय लेते हैं, हम इस देश के रहने वाले समाज के सभी वर्गों के लिए निर्णय लेते हैं, उनके हित में निर्णय लेते हैं। आज़ादी के बाद 55 वर्षों तक इस देश में कांग्रेस पार्टी और उनके साथी दलों का सरकार रहा। क्यों नहीं इतने लंबे समय तक शासन करने वाले लोगों ने समाज के उन गरीब लोगों के मांगों पर ध्यान दिया? क्यों नहीं समाज के उन गरीब लोगों की आवाज़ को सुनने का काम किया जिसकी बात वर्षों से उठ रही थी? आज उस समाज की बात को सुनने का काम यदि किसी ने किया है तो उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसने आज़ादी के बाद से इस वर्ग को, जो गरीब वर्ग है, समाज में जो कमजोर है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको, उसके परिवार के लोगों को, उसके बच्चों को यह अधिकार और हक दिया कि तुम भी इस विकास की रफ्तार में, विकास के दौड़ में आगे आओ, तुम भी विकसित बनो ताकि देश विकसित बने। और यह निर्णय किया प्रधानमंत्री जी ने देश के हित में। जरूरत पड़ी नरेंद्र मोदी जी को तो इस देश के अति पिछड़ों के हित में भी निर्णय किया, उसके लिए भी संविधान में संशोधन लाने का काम किया, उनके आयोग को संवैधानिक मान्यता देने के लिए हमने सदन के अंदर प्रस्ताव लाया, पिछड़ा वर्ग के लिए भी हमने निर्णय किया, जरूरत पड़ी तो दलित के लिए भी हमने निर्णय किया है। यह सरकार ऐसी सरकार है जो दलित आदिवासी के हित के लिए भी निर्णय करती है, गरीब लोगों के लिए, सवर्णों के लिए भी निर्णय करती है, अति पिछड़ों के लिए भी निर्णय करती है, मतलब सर्व समाज की चिंता करती है। सबका साथ, सबका विकास, ये नारा नहीं मंत्र है और इस मंत्र के साथ हम काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी मुंह से इस मंत्र को नहीं बोलते हैं, अपने काम से इस मंत्र को दिखाते हैं और वो काम किया हम लोगों ने, हमने देश के हित में किया है। और ये विपक्षी दल के लोगों को आपत्ति थी तो विरोध कर देते, लेकिन चूंकि यह देश की आवश्यकता थी, देश की मांग थी, इसलिए इनकी वो स्थिति भी नहीं थी कि वो कर पाते। और हम लोगों ने जो निर्णय किया है, निश्चित रूप से
प्रधानमंत्री जी को हम इसके लिए धन्यवाद भी देना चाहते हैं, उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। मेरा एक दो प्रश्न सिर्फ है। एक तो एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था आप लोगों ने सुलझा लिया कि 17 सीटों पर आप लोग लड़ेंगे, 6 पर लोजपा लड़ेगी, लेकिन कौन सी सीटों पर, क्योंकि गठबंधन में जो एनडीए गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं कमोबेश विवाद की स्थिति नजर आती है समय समय पर, कि छोटे मोटे विवाद की कोई दावा ठोक देता मैं इस सीट पर। पता नहीं आपको कहाँ दिखाई पड़ता है, मुंगेर सीट है, मुंगेर पर विवाद चल रहा है। किसी ने बात आपको कही है क्या? पता नहीं आप लोगों को कहाँ से दिखाई पड़ता है, मुझे नहीं मालूम। 17 सीटों पर भाजपा जदयू लड़ेगी, 6 पे लोजपा लड़ेगी। इस संबंध में कभी किसी से कौन सी पार्टी किस सीट पे लड़ेगी वो इस पे विवाद कितनी, इसके पहले आप ही लोगों का प्रश्न होता था कितने सीटों पे लड़ेगी, तो इसका कहीं विवाद आपने देखा क्या? हमारे नेतृत्व के लोगों ने बैठ के सुलझा लिया, और जिस दिन सुलझा लिया उस दिन आप लोगों को बुला के बता दिया। तो जिस दिन सीटें भी सुलझ जाएंगी आप लोगों को आमंत्रित करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बता देंगे। 2 सवाल और है मात्र, कि एक तो आपकी जो सरकार है राज्य में भी है, केंद्र में भी है, पलायन की स्थिति बहुत खराब है, बिहार से पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, विकास हुआ है लेकिन पलायन नहीं रुक रहा है, तो कैसे रुकेगा? मैं समझता हूं कि आपको बिहार का इतिहास समझना पड़ेगा, और 2005 के पहले का बिहार कैसा था उसका अध्ययन करना पड़ेगा। और जब आप अध्ययन करेंगे कि 1980 से 2005 तक बिहार में पलायन का रफ्तार क्या था, कितने व्यक्ति प्रतिवर्ष पलायन करते थे, और 2005 के बाद की परिस्थिति क्या है, तो बड़ी स्पष्ट तौर पे आपको अंतर दिखाई पड़ जाएगा। 2005 के पूर्व की स्थिति थी जब राज्य की जनता राज्य से रोजगार के लिए पलायन करती थी। राज्य के अंदर अपराध और अपराधियों की ऐसी स्थिति थी जिसके भय से लोग पलायन करते थे, जान बचाने के लिए पलायन करते थे, धन बचाने के लिए पलायन करते थे, संपत्ति बचाने के लिए पलायन करते थे। आज वो स्थिति नहीं है। उस वक्त मुख्यमंत्री आवास में बैठ के ये तय होता था कि किसी का धन संपत्ति जान बचेगा तो उसकी कीमत क्या होगी। आज वो चीज़ें नहीं होती हैं, और चाहे वह नौजवान हो, चाहे वह रोजगार करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वह चिकित्सक अभियंता हो, आज पूरी सुरक्षा की गारंटी के साथ बिहार में रहता है, और अब पलायन नहीं होता भी है तो अच्छे रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं लोग। और अब बिहार के अंदर भी रोजगार की संभावनाएं काफ़ी बढ़ी है पिछले 13 वर्षों में, और उसके सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़े हैं। और मैं फिर कहूँगा कि इसके लिए एक बार आप तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे तो शायद आप अपने दर्शकों को और बेहतर तरीके से इसका रिजल्ट दिखा पाएंगे। एक आखिरी सवाल है, मिथिलांचल का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, करीब 5-6 जिला उससे प्रभावित होते हैं, DMCH, उसकी स्थिति बहुत ठीक नहीं है, तो इसके लिए क्या आपकी, चूंकि आप खुद मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उसका रंग रूप बदले, लोगों को मेडिकल सेवा मुहैया हो, इसके लिए क्या योजना है सरकार के आने वाले समय? दरभंगा मेडिकल कॉलेज हमारे राज्य के प्रमुख चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में से एक है, और उसकी ख्याति PMCH के बाद सर्वाधिक है, और राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग का पूरा ध्यान उस अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए रहता है। और अभी दरभंगा के अंदर हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे हैं, जो अगले 4 से 6 महीने के अंदर बन के पूरा हो जाएगा, और सुपर स्पेशलिटी के तहत वहाँ उपचार होने शुरू हो जाएंगे। उसी प्रकार से जो सर्जरी का एक बड़ा ब्लॉक है, जो हमारे मंत्री बनने के पहले ही थोड़ा कमज़ोर स्थिति में दिखता है, वहाँ सर्जरी ब्लॉक बनाने का भी हम काम कर रहे हैं। तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का किस प्रकार से उन्नयन हो, अभी हमने वहाँ पर CT स्कैन, MRI की बहुत उच्च स्तरीय सुविधा आम लोगों के लिए मुहैया करवाई है। तो DMCH के अंदर विकास के काम हम कर रहे हैं, और विगत 12-13 महीनों में मैं कह सकता हूँ कि मेरे मंत्री बनने के बाद कई परिवर्तन DMCH के अंदर हुए हैं, और भी परिवर्तन की आवश्यकता है वहाँ। उसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है उस अस्पताल को। उसके संदर्भ में विभाग विचार करके आगे काम करेगा। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। अगले एपिसोड में फिर किसी नए दिग्गज के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए कैमरा सहयोगी अजीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया के खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।